बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। हंड्रेड इंडेक्स की क्लोजिंग तो ग्रीन जोन के साथ हुई, 414 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। 62,393 पॉइंट्स पर हंड्रेड इंडेक्स बंद हुआ। इंटरडे हाई लेवल की अगर मैं बात करूं हंड्रेड इंडेक्स की तो 62,480 के लेवल पर हंड्रेड इंडेक्स ट्रेड होता हुआ देखा गया। इंटरडे लो में 61,764 का लेवल देखा गया। ओवरऑल 345 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 165 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 154 कंपनीज के शेयर्स में कमी और 27 मिलियन से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। आज मिला जुला रुझान देखा गया, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में हमने खरीदो फरोख्त देखी, शेयर्स का लेन देन देखा। सेंटिमेंट्स शेक कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के। ऑब्वियसली सियासी हलचल है, इलेक्शन करीब है, फिर अमन अमान की खराब सूरत भी एक बड़ा मसला है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं, तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर फाइनेंसर्स थोड़ा सा रिजर्व हुए हैं और सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। और अपकमिंग सेशंस की भी यही सिचुएशन रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, साथ खैरियत से नहीं हो जाते और इलेक्शन के बाद कौन सी हुकूमत आती है, फिर उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये जो सर्कल है, ये जो टेन्योर है, ये ऐसे ही रहेगा अप एंड डाउन और बहुत मोहतात अंदाज में सरमाकारी करेंगे स्टॉक मार्केट में। करेंसी मार्केट में डॉलर मुसलसल सस्ता हो रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर दौरान ट्रेडिंग 25 पैसे सस्ता हुआ, 279.50 पैसे पर इस वक्त डॉलर आ गया है। आइंदा आने वाले दिनों में अगर रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे, ट्रांच आ जाती है दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो यकीनन हमारे मुल्क में डॉलर की कीमत में कमी होगी। वैसे ही इंटरबैंक मार्केट को एक्सचेंज कंपनीज $3 बिलियन प्रोवाइड कर चुकी हैं। आइंदा आने वाले दिनों में एक्सचेंज कंपनीज ने कहा है कि वो डॉलर को 270 के लगभग देखती हैं। तो अगर रिजर्व्स बेहतर होंगे, ऑब्वियसली रुपया बेहतर होगा, डॉलर सस्ता होगा। और जिस तरीके से हमारे पास पैसे आ रहे हैं IMF से, चाइना डेवलपमेंट बैंक से, चाइना भी हमारे कर्जे रोल ओवर कर रहा है, UAE भी हमारे कर्जे रोल ओवर कर रहा है, तो ज़र मुबादला ज़खायर में तक़वियत तो आ रही है, बेहतरी तो आ रही है। और फिर IMF ने ये कहा है कि आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक का जो रिजर्व है वो $9 बिलियन तक हो जाएगा। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब वो इंटरेस्ट रेट का ऐलान कर रहे थे कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि तकरीबन अराउंड $10 बिलियन तक स्टेट बैंक के रिजर्व्स हो जाएंगे। तो ये खुशाइन बात है। तो अगर रिजर्व्स हमारे बेहतर हो जाएंगे और हमारे जो इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं उनमें भी अगर कमी होती है तो यकीनन डॉलर 270 रुपये से भी नीचे आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एक ही रोज़ में यानी कल के रोज़ में बिजली महंगी होने की मंजूरी हुई, गैस महंगी हुई, LPG और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। यानी एक ही दिन में अबूरी हुकूमत ने 3 बड़े बड़े फैसले किए। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, गैस की कीमत में इजाफा हुआ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। अब इसके बाद महंगाई की एक नई लहर बर्पा होगी। इन्फ्लेशन वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है। इन्फ्लेशन की जो फिगर्स हैं, महंगाई अफरात ज़र की जो शरह है वो वैसे ही बुलंद तरीन सतह पर जा रही है। अब जब तवानाई टैरिफ में इजाफा होगा तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, सनतों पर भी आएगा, सारिफ पर भी आएगा। और फिर बीच में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया बैठी हुई है। अगर मैं सरकारी अदाद-ओ-शुमार की बात करूँ, जो सरकारी खातों में महंगाई की शरह लिखी जाती है वो है 29%। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी पे जाऊँ, सब्जी खरीदने जाऊँ, फल खरीदने जाऊँ, कोई भी अशिया सर्फ खरीदने जाऊँ, तो मुझे वहाँ पर 29% के हिसाब से महंगाई का सामना नहीं है, मुझे वहाँ पे 45% महंगाई के हिसाब का सामना है। यानी बीच में जो होलसेल रिटेल मार्केट का जो गैप है वो मुझे मार डालता है, वो एक आम आदमी को मार डालता है, क्योंकि बीच में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया आ जाती है। सबका अपना अलग अलग रेट है। कमिश्नर अपनी प्राइस लिस्ट का इजरा करते हैं लेकिन उसको फॉलो करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो तखमीना लगाते हैं सरकारी आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से वो होता ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो आज मैं इस पॉइंट को तफसीली डिस्कस करूँगा कि सनतें कैसे चलेंगी। एक ट्वीट अभी किया है वफाकी वज़ीर सनत व तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने, मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वो ट्वीट। इन्होंने कुछ देर कबल ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स इन जैन 2024 have increased by 26.9% to $2.786 billion from $2.195 billion in Jan 2023। इन्होंने तो ये कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। बहुत खुश हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने अपने ट्वीट का आगाज़ किया है और उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ी है, जनवरी के महीने में 26% बढ़ी है और $2.786 बिलियन इंक्रीज़ हुई है। और अगर मैं जनवरी 2023 की बात करूं तो उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट थी $2.195 बिलियन एक महीने में। इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हमारा जो एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो भी बढ़ेगा, हम अपने एक्सपोर्ट के फिगर्स को भी बेहतर करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे इंपोर्ट भी कम हुई है, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा वाले दिनों में 9 सेंट्स पर सनतों को बिजली मुहैया की जाएगी, $100 बिलियन तक हमारी एक्सपोर्ट चली जाएगी। ये सब इन्होंने कहा है।
लेकिन इसमें कितनी हकीकत है आज मैं इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। क्या सनतकार मुतमईन है इनकी बातों से, इनके दावों से, इनकी कारकर्दगी से? फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए थे डॉक्टर गौहर इजाज साहब, तो इन्होंने सनतकारों से और बिजनेस कम्युनिटी से शिकवा किया था कि आप अरबों डॉलर्स दुबई में ले गए, यूएई में आपने इन्वेस्ट कर दिए, और आज हम यूएई के पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें कर्जा देते, तो बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आप लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, आप उसको सस्ती बिजली नहीं दे रहे, सस्ती गैस नहीं दे रहे, आप टैक्सी चोरी को नहीं रोक रहे, टैक्स नेट में लोगों को नहीं लेकर आ रहे, आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं लेकर आएंगे, तो कौन यहाँ पर पैसा लगाएगा? लोकल इन्वेस्टर तो चाहेगा कि वो अपना सरमाया बाहर लेकर जाए, और जब सरमाया बाहर जाता है तो दूसरे ममालिक उसको हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने कोई पॉलिसी देने के बजाय, कोई फ्रेमवर्क देने के बजाय उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी पर तनकीद के नश्तर बरसाए। इन्होंने आज ये ट्वीट किया है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है। तो एक्सपोर्ट बढ़ गई है, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या माली साल के ख़त्म तक मैं एक्सपोर्ट का फिगर पूरा मीट कर पाऊंगा? जो एक 30 बिलियन डॉलर का जो नंबर सेट किया था गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट पेश किया था कि 30 बिलियन डॉलर हमारा हदफ होगा, एक साल में हम अपनी एक्सपोर्ट इतनी करेंगे, तो क्या वो अचीव कर पाएंगे? जी नहीं, हम अचीव नहीं कर पाएंगे। रेमिटेंसेस को 33 अरब डॉलर पे रखा, 33 बिलियन डॉलर्स पे, क्या वो अचीव कर पाएंगे साल के अख्ताम पे, माली साल के अख्ताम पे? जी नहीं, हम वो भी नहीं अचीव कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये ट्वीट्स, ये दावे, ये फार्मूले, ये सारी बातें, ये कहाँ गई फिर? तो आज प्रोग्राम के अंदर मैं इन तमाम पॉइंट्स को तफसीली डिस्कस करूंगा, सनतकारों से बात करूंगा, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को लाइन पे लूंगा, उनसे पूछूंगा कि ये जो दावे किए जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, ये एक अलग है, और आप लोगों के मसाइल, आप लोगों की जो मुश्किलात हैं वो अलग हैं, तो ये सब एक पेश पे क्यों नहीं आ रही? वजूहत क्या है? यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साकिब फैयाज मग्गू, सीनियर नायब सदर हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साकिब सबसे पहले तो साकिब साहब ये बता दें कि एक बार बार एक जुमला आ रहा है कि 9 सेंट की बिजली हो जाएगी, 9 सेंट की बिजली कर देंगे फी यूनिट सनतों के लिए, तो क्या ये जुमला पूरा हो पाएगा इस अबूरी हुकूमत के टेन्योर में, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक महज ऐलान है? क्योंकि एप्टमा वाले भी कह रहे हैं कि हो जाएगी, कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो भी कह रहे हैं हो जाएगी, फेडरेशन को इससे कितनी उम्मीद है वाबस्ता है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इधर मौका दिया और अपनी बात जो है मेरे व्यूज अपना पेश करने का मौका दिया। इसमें देखिए 9 सेंट की जहां तक ऐलान है, जो एक अभी तक कोई ये ऑफिशियल ऐलान कहीं से भी या कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, हमें सुनने में आ रहा था। और बल्कि गौहर इजाज साहब कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो जब FPCCI आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई आगे मजीद वर्किंग भी हो रही है और उसका कोई फार्मूला भी तय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई भी हतमी कोई ऐलान या कोई नोटिफिकेशन या इस किस्म की कोई चीज भी हमारे सामने नहीं आई है। और इसमें जो है उनकी जो वर्किंग है वो इस बेस के ऊपर है, जो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं जी, जो एक बहुत बड़ा बोझ है हमारी आवाम के ऊपर, जो कि हमसे ले रहा होता है कि उसके ऊपर अगर थोड़ी सी वर्किंग करें कि कंजम्पशन उसकी बढ़ा दें। इसी फॉर्मूले के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि अगर इसकी कंजम्पशन बढ़ी है, अगर यही इंडस्ट्री जो है जो बंद पड़ी हुई है वो जब इसकी ये 9 सेंट पर आएगी तो उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, और जो कैपेसिटी की मद में जो हमें जो गवर्नमेंट को कॉस्ट आती है वो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करके ये कुछ फॉर्मूला बनाया जा रहा था कि ये 9 सेंट के ऊपर उसको लेकर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे पास कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। 8 दिन रह गए, अबूरी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। इन 8 दिनों में आप समझते हैं, यानी इलेक्शन के दिन भी आप निकाल दीजिए, मतलब इन 6-7 दिनों में आप समझते हैं कि ये 9 सेंट की बिजली कर देंगे? अब जैसे कि आपने कहा कि बस अब ये कोई 5-6 दिनों में हुकूमत की जो है मुद्दत वो खत्म हो जाएगी, और अभी तक हमें कोई ऐसी वर्किंग सामने हमारे नहीं आ रही है कि इससे मैं ये अंदाजा कायम कर सकूं कि ये हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अब ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन
जहां तक मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि जो ये तजवीज जो थी ये SIFC की तरफ से भी थी और उसके अंदर भी पेश की गई और उसी से फिर इसको आगे बढ़ाया गया। तो SIFC जो है उसके ये एजेंडे में मौजूद रहेगा और मेरे ख्याल में इसके ऊपर वर्किंग होती रहेगी कि जो कि हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है मजीद वर्किंग होनी चाहिए और इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इवन अगर इस हुकूमत में भी नहीं हो पाया तो लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में या जो भी हुकूमत आएगी वो इसको जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। हो सकता है इस मामले को इस वजह से रोक दिया गया हो कि क्रेडिट जो है वो अपकमिंग गवर्नमेंट के ऊपर चला जाए, ये भी मुमकिन हो सकता है। ये देखें अब हमें जो है ना अभी इधर इस वक्त अपने पॉलिटिकल स्कोरिंग और वो करने के लिए कि जो आइंदा वाली गवर्नमेंट आए या उसको क्रेडिट जाए या पहले वाली गवर्नमेंट को क्रेडिट जाए, इस वक्त हम इन बातों के मुकम्मल नहीं हो सकते। इस वक्त हमें ये देखना है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए क्या बेहतर है और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो इंतहाई सबूहाली का शिकार है और इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। अगर हमें जो है वो इस वक्त से ये देखना चाहिए, अगर हम अभी कर सकते हैं इसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं तो एक दिन की देर भी नहीं करनी चाहिए हमें और उसी वक्त कर देना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अभी अगर वो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाए या ना जाए, इस वक्त हमें इससे बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा साकिब साहब, एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले किया है डॉक्टर गौर इजाज ने, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं, 26% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है जनवरी में, और जनवरी 2023 के मुकाबले में ये 26% इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हमारी इंपोर्ट डिक्रीज़ हुई है और 7 महीनों की कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई, हमारी इंपोर्ट कम हुई, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। तो क्या वाकई में हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई है? अगर मैं टेक्सटाइल वालों के पास जाता हूँ तो वो रो रहे होते हैं, मैं दीगर एक्सपोर्टर्स के पास जाता हूँ तो वो रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि हम इतनी महंगी बिजली और गैस में किस तरीके से ऑर्डर्स को मीट करें, और क्या हम साल के अख्ताम पे अपना एक्सपोर्ट का हदफ हासिल कर लेंगे? क्या इस ट्वीट को मैं मीनिंगफुल समझूं? क्या ये वाकई में हमारी हकीकी नुमाइंदगी करता है ये ट्वीट? देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि हमारी एक्सपोर्ट पहले से इंक्रीज हुई है, ये बात उनकी बिल्कुल सही है और हमारी वो एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 20 से 25% इंक्रीज भी हुई है। लेकिन इतनी इंक्रीज अगर हुई भी है तो ये पूरी नहीं है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत बड़ा है जी। हमें जो है इसके लिए अभी अपनी एक्सपोर्ट को कम अज कम जो अभी 35 अभी जो है वो तकरीबन कोई 27 से 28 या 30 अरब डॉलर है। हमें इसको 70 से 80 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आना है, तो फिर हम अपना जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है या जो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड है हम उसको पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग जो है वो इसी तरह हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मसला रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मसला रहेगा और हम जो है इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है ये ठीक है वो जो कह रहे हैं कि ये पहले से इम्प्रूवमेंट है, और हम ऐसे कि मैंने आपको कहा कि SIFC की जो भी पॉलिसीज हैं वो उससे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो काफी मुतमईन है और हम ये चाहते हैं कि ये पॉलिसीज आगे रहें और आइंदा आने वाली हुकूमत भी जो है वो SIFC के साथ जो है वो अपना आइडिया बरकरार रखे और जो भी उसकी पॉलिसीज हैं उनको लेकर आगे चलें। मगर साकिब साहब, जो नंबर्स एक हुकूमत आती है और एक हुकूमत चली जाती है, जो पिछली पॉलिसीज होती हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हैं, बिल्कुल पूरा एक साइकिल डिस्टर्ब होता है। लेकिन ये मुझे बताएं साकिब साहब, जो नंबर्स इन्होंने शो किए हैं अपने ट्वीट में, अगर मैं उन नंबर्स को सामने रखूं और उससे एक एवरेज कैलकुलेशन निकालूं तो क्या मैं साल के अख्ताम पे अपना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर पाऊंगा $30 बिलियन का? क्योंकि इन फिगर्स के अंदर IT और राइस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। टेक्सटाइल का शोबा बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ है। तो आप समझते हैं कि हम साल के अख्ताम पे $30 अरब का हदफ हासिल कर लेंगे एक्सपोर्ट का? देखिए, इसके ऊपर वही है कि हमारी डायरेक्शंस क्या होंगी। अगर हमारी डायरेक्शन जो है वो ठीक होंगी तो हम इससे भी ऊपर का हदफ हासिल अभी हम हासिल कर लेंगे इस साल का हदफ $30 अरब का, आपको लगता है? इस साल का हदफ जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल
टारगेट होगा कि जो अभी इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है जी और जो इस वक्त एनर्जी के जो रेट हैं हमारे यहाँ पर, वो तो इस वक्त हम लोग बिल्कुल भी जो एक्सपोर्टर हैं वो अपनी रीजन में अपनी प्रोडक्ट में compete नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो बहुत हाई जा रही है जी एनर्जी के रेट की वजह से, और इस एनर्जी रेट के ऊपर तो हम बिल्कुल भी नहीं अचीव कर पाएंगे ये। आखिर में साकिब साहब ये बता दें कि साल 2024 इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 22% पे शरह सूद को बरकरार रखा है, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो आने वाले दिनों में भी यही एक्सपेक्टेशंस हम रखें कि अनचेंज रखा जाएगा इंटरेस्ट रेट, और अगर कहीं बढ़ा दिया तो मजीद बर्बादी होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, तो क्या देखिए, आपने एक अंदाज़ा लगाया है? इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। जब फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी ऊपर हो जाएगी तो कोई भी टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर सकेंगे। हमें इन दो शोबों के ऊपर यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा और एक अपनी एनर्जी की जो प्राइसेस हैं उसको कम करना होगा। इनको कम किए बगैर हम कोई भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। जी क्योंकि अभी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ऊपर हो चुकी है और हम लोग जो है किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि इन रेट्स के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपोर्ट का टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे, हम रेमिटेंस का टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे, फिस्कल डेफिसिट हमारे सामने खड़ा है, ट्रेड डेफिसिट को हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ हमारे सर पे खड़ी है, कर्जों की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम चैलेंजेस साल 2024 में भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि नौ मुंतखब हुकूमत क्या मौजूदा अबूरी हुकूमत की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर पाती है, क्या वो FDI लाने में कामयाब हो जाती है, क्या वो सियासी बेयकीनी की कैफियत को काबू पाने में कामयाब हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसकी वजह से सरमायाकार और जितने भी फाइनेंसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बहुत ज़्यादा मुताते हैं और देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं फराजुर रहमान, चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गौहर इजाज कहते हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बेहतर हो गए, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, तो टेक्सटाइल सेक्टर वाले तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो रही है डे बाय डे। तो किस तरफ जाएं? क्या वाकई में हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है कि हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे? अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ तो एक ही रोज़ में बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसवार की कीमतों में इजाफा हुआ, तो ये अनबैलेंस बात को किस तरीके से मैं बैलेंस करूं? आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमजा। जी बात ये है कि देखें, जो मैंने अक्सर एक बात कहता हूँ कि पहलवान जो अखाड़े में लड़ रहा होता है उसको पता होता है कि जी क्या सिचुएशन है। मैं यकीनन गौर एजाज साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत पुराने बिजनेस पॉलिटिक्स के अंदर भी अपना एक काम रखते हैं। उसके अलावा वो इस वक्त बहुत अच्छी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। अगर बात ये है कि ये बात फिगर्स बेहतर हो रही हैं या हो जाएंगी, ये कैसे हो जाएगी? मतलब आप मुझे ये बताइए कि हम इलाकाई हवाले से किसी भी सूरत में, ना गैस में, ना बिजली में, न किसी चीज़ों के अंदर हम जो है वो किसी हवाले से भी हम जो है वो कम्पीट नहीं करते दूसरी बांग्लादेश की, इंडिया की मार्केट से। जी और उसके अलावा जो है वो ले देकर हमें अभी SIFC का एक प्रोजेक्ट ऐसा मिला है कि जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी कॉटन की इम्पोर्ट कम हो जाएगी जी और थोड़ी सी एक्सपोर्ट की वैल्यूज जो है वो डेफिनेटली कोई सेम रहेंगी। मगर बात ये है कि यहाँ बिजली और गैस की बहरान की बात कर रहा हूँ, तो बिजली और गैस के बहरान की शिद्दत इस कदर है कि जब तक उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बायो गैस के हवाले से और इलेक्ट्रिक के हवाले से नहीं बनाई जाएगी, जो कि बहुत अच्छा एक सजेशन जो ऑलरेडी वर्केबल है, तो मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री हमारी अब सर्वाइवल है। छोटी इंडस्ट्री तो आप समझ लें कि जी ये जो अब अगर पेन भी यहाँ बन रहे थे तो मैं समझता हूँ कि आइंदा करीब तरीन वक्त में आप ये देखेंगे कि पेन बनना और छोटी छोटी चीज़ें जो क्रॉकरी का सामान बनना था वो भी बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि गैस जो है वो उन सब चीज़ों के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। और गैस की प्राइसेस आपको पता है कि किस कदर हाइट की तरफ चली गई, 200-300% बढ़ा दी है गैस। जी तो बिजली के हवाले से आपको पता है कि बिजली की प्राइसेस, हालांकि यार मुझे ये समझ नहीं आता अफजा कि हम
जो है एक जगह तो ये बात करते हैं कि जी हमारे पास जो है वो कैपेसिटी चार्जेस पड़ रहे हैं, दूसरी जगह हम जो बल्क में यूजर हैं उसको कोई बेनिफिट ही नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है ना। अभी हमारे मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी 300 यूनिट की बिजली हम फ्री कर देंगे, जी, तो बहुत हो अच्छी ही नहीं बात है। अगर करके कर सकते हैं सवाल तो ही कर पैदा दें, नहीं होता अगर फराज IMF साहब। सब्सिडी दे सकती है और वो कर सकते हैं तो जरूर कर दें। मगर बात ये है कि 300 जो यूनिट सूरत तो बहुत हाल है बड़ी ना, बात है फराज साहब, 100 यूनिट फ्री भी नहीं दे सकता कोई सियासतदान भी। सर मैं वही ये अर्ज कर महज रहा हूँ ना। एक देखिए बात ये, आप तो खोखला लीडर दावा है। पर्सन है, आप तो खुल के बात कर लेते हैं ना। हम सियासी वर्कर तो है नहीं। जी, हम तो मजबूरी में सियासत में आ गए, यानी इस हद तक मजबूर हो गए कि सियासत में आ गए। तो सियासत में क्यों ठीक आए है हैं? ना। मईशत क्या मुआशी मईशत के हवाले से बेजार हो गए हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर से बेजार हो गए हैं? इतने मसाइल हैं मईशत को लेकर, तो आप मईशत के मसाइल को हल करने के बजाय सियासत में आ गए, ये कदम क्यों उठाया फराज साहब? सर सियासत में मईशत के लिए आए ना। अच्छा, बात ये, सियासत में मेरा मईशत के लिए पाकिस्तान आए हैं। तरक्की करेगा, मेरा जी, मजदूर पेट भर खाना खाएगा, तभी तो सियासत होगी, तभी तो मईशत चलेगी। तो गौर इजाज बात भी ये आए कि हैं मुल्क सियासत में, मुल्क तो उन्होंने कौन चलने से का। कमाल कर दिए? कौन से मईशत क्या के कहते हैं उन्होंने मसाइल हल कर दिए? गौर इजाज साहब ने क्या कर दिया सियासत में आके? इस अबूरी सर? सेटअप में आके उन्होंने क्या कर गौर दिया? इजाज साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप भी गौर अकेले कुछ इजाज नहीं कर साहब सकते। को गौर एजाज साहब को बात ये देखें, वो एक केयर टेकर मिनिस्टर हैं। बिल्कुल इस बात को हम क्यों भूल जाते हैं? नहीं, उन्होंने ठीक जो है, जिस तरीके से केयर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में टेकर आके प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने जिस तरीके से फराज साहब FPCCI में आके बिजनेस कम्युनिटी को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर आप लोग यूएई ले गए, हम यूएई के पास जा रहे हैं कर्जे लेने के लिए, और जब हमें वहां से पता चल रहा है कि सरमायाकारों के 10 अरब डॉलर आ गए, तो उन्होंने तनकीद का सच निशाना कह रहे हैं ना, बनाया। तो सच ही तो कह रहे हैं, क्या तो गलत कहा वो उन्होंने? इतना फैसिलिटेट कर देना कि लोकल इन्वेस्टर यहाँ से सरमाया ना लेकर जाए, बिजली पानी गैस पॉलिसी दे दें। सर ये हम जैसे कुछ पागल लोग होते हैं जो अपना सरमाया जो है ना वो यहीं रखते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं गिराते रहते हैं डे बाय डे। वो अगर मेरा 1 करोड़ रुपया, जो 1 करोड़ रुपया था, वो आज 10 लाख रुपए रह गया। बिल्कुल डिवैल्यूएशन तो हुई है। ठीक है। बात ये है कि ये जर्फ तो सब में नहीं होता ना, और सारे क्यों दिखाएं ये जर्फ भाई? मैं ये भी कहता हूँ साथ में, मुझे तो केस दोनों तरफ का लड़ना है ना। एक तरफ अगर वो लेके मेरे पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के पास हजारों ऑफरें आती हैं कि सर आप जो है वो यहाँ पे, हम साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा आपको पैकेज दे रहे हैं, आप बिल्डर हजरात को अट्रैक्ट करें, यहाँ लेके जी, आए। मैंने कहा आप वो बात बताएं जिससे हमें पैसा आए, हम पैसा लेके नहीं जाए। ठीक है ना। बिल्कुल मगर बात ये है कि देखें, सच्ची बात है, जिसके पास पैसा है वो उसका मालिक है ना यार। अब बिल्कुल अगर आप उसको अपने मुल्क के अंदर वसाइल नहीं देंगे, उसको जो है वो तरजीहाती बुनियादों पे उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, उसे देखिए मैं बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। पोल्ट्री फार्म 1971-72 के अंदर पोल्ट्री फार्म की इंडस्ट्री को बूस्ट देना था। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए क्या हुकूमत ने पोल्ट्री फार्म खोलना शुरू कर दिए थे? उन्होंने 30-30 साल पे पोल्ट्री लैंड्स दी और आज उस पे जो है वो इमारतें खड़ी हो गई हैं, और पोल्ट्री फार्म की सर जो वो जमीन है वो उस पोल्ट्री मसरफ में आपके घर संभाली घर नहीं हो रही। कैसे पहुंची सर? ये प्राइवेट सेक्टर की वजह से पहुंची है। तो ये तो बात की बात है ना कि उसमें इमारतें खड़ी हुई और वो 30 साल 99 साल कोई हुई। पॉलिसी ये नहीं तो है, कोई बात की सिस्टम बात है नहीं ना है। सर। एक इंडस्ट्री डेवलप कर दी उन्होंने। जी, लेकिन ठीक वो है। इंडस्ट्री मसला ये है, हम लोग जो है ना, अगर सहाफत में भी ईमानदारी से बात करें ना, तो बात ये कि हमें ये देखना चाहिए कि पॉलिसीज के बेटर, और देखिए जो बंदा पैसा लगाता है ना, एंड में वो कोशिश करता है कि उसको निचोड़ निचोड़ के ना, गन्ने के रस नहीं चलता मशीन के अंदर, जी। तो क्या कोशिश करता है वो कि जी आखिरी कतरा तक निकाल ले। अच्छा ये बताएं फराज साहब, आप सियासत में आए हैं, आपने इलेक्शन लड़ने की ठानी है, आप नेशनल असेंबली की 2 सीटों से खड़े हुए हैं, आपने कागजात नामजदगी जमा कराई है, आपने बिल्कुल है। ये क्यों आपने ये सोचा कि अब मैं सियासत में आऊँ? चले मईशत के मसाइल को हल करने के लिए आप सियासत में आ रहे हैं, तो क्या अब सर आपका देखिए, एजेंडा क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? सर पहला ऑब्जेक्टिव बता दूं, मैं सियासत में खिदमत के लिए और मईशत की दुरुस्तगी के लिए, क्योंकि मुझे अभी ये तो पता है कि मेरे प्रॉब्लम क्या है, मगर मुझे ये नहीं पता कि हुकूमत की प्रॉब्लम क्या है। मैं दोनों के आपको वाकई दरमियान में ये नहीं ब्रिज पता कि बनने के हुकूमत के लिए, प्रॉब्लम क्या है? सर सुन ले मेरी बात, जी। सुन ले, मैं दोनों के दरमियान ब्रिज बनने के लिए सियासत में आना चाह रहा हूं। अच्छा सही है। ठीक है। मगर कल जब मेरी फारूक सत्तार साहब से बात हुई, जी, और हमारे अभी फेडरेशन में उन्होंने विजिट भी किया, ठीक है ना, और जब बातचीत हुई और चीजें बात हुई और उन्होंने कहा वी नीड बिजनेस, हम आपके नारे के साथ मौजूद हैं,
तो मुझे यकीनी तौर पे उनकी इस बात से, जैसे कि मैं पहले भी कायल हुआ और इस दफा उन्होंने दोबारा मुझे कायल किया, जी तो मैंने कहा कि ठीक है हम पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जब सारी बिजनेस कम्युनिटी को एक करके एक छत के नीचे बिठा सकता है तो हम सियासतदान क्यों नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। तो मैंने उसमें सबसे पहले, देखिए बात ये है कि नून लीग का एमक्यूएम का इल्हाक हो गया, अच्छा, इलाफ ठीक हो है, गया नून लीग और एमक्यूएम। मैंने उनके हक में विड्रॉल का फैसला कर लिया, यानी ठीक है। आपने मैंने उनसे एमक्यूएम कहा पाकिस्तान के कि हक में ठीक है, विड्रॉ का अगर फैसला आप किया। मेरी आवाज के बनो कारोबारी, आप मेरी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप मेरा मैंडेट जो है वो यूज कर सकते हैं, मैं आपका 10-20 हजार वोट क्यों काटूं, मैं आपको वाज़े अक्सरियत से जितवाऊं, जाएं असेंबली के अंदर जाके हमारे मसाइल हल कराएं, क्योंकि हमारा काम सियासत तो है नहीं, मेरे बच्चे सफर होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हमने बचपन से सियासत की नहीं है। यानी ठीक आप है ना, और दस्तबरदार हो हमारा गए, काम है आप दस्तबरदार हो गए। जी। दस्तबरदारी की हल जो है वो अभी तकरीबन 7 बजे जो है वो इंशाल्लाह ये हल्का 234 और 233 के अंदर हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं उनके हक में विड्रॉ भी करूंगा और दुआ गो भी रहूंगा कि इंशाल्लाह ताला और कि ये जो है मुल्क को डिलीवर कर सके। अच्छा फराज साहब, कल के रोज़ बिजली भी महंगी हो गई, गैस भी महंगी हो गई, पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया। अब क्या जी। होगा, किस तरीके से इंडस्ट्री चलेंगी, महंगाई का तूफान देखिए आएगा, फिर शरह सूद सर, को बात ये 22% पे बरकरार इंडस्ट्री रखा में 2 जाएगा। साल पहले ये बात कह चुका हूँ, इंडस्ट्री वायबल नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री जो गौर लोग साहब तो सोच कह रहे रहे हैं हैं कि कि वो हमारी अपने एक्सपोर्ट बढ़ी है। मजदूरों के, सर गौर सुन ले साहब ने मेरी ट्वीट बात, किया है। सर मेरी भी सुन लेना, जी आपने मुझे कॉल किया ना सुनने जी के लिए। सर इंडस्ट्री 2 साल पहले से वायबल नहीं है, शबे खून मार मार के इंडस्ट्री का तबाह हाल कर दिया है सर। बात यह है कि इस वक्त इंडस्ट्री इस पोजीशन पे बैठी है कि जो हजरात अपनी जेबों से कमा के बैठे उनकी हौसला अफजाई करें आप लोग। वो लोग कहते हैं कि यार हमने इस मुल्क से कमाया है, इस मुल्क में अगर हमारा पैसा डूब रहा है तो डूबने दो, हम इन वर्करों को बेघर नहीं कर सकते। लेकिन फराज साहब आगे ये अब हल बहुत क्या बड़े है। दिल की बात है। अपनी जेब से चैरिटी करता है यहाँ का बिजनेसमैन, अपनी जेब से जो है वो यहाँ पे कराची के अंदर आप लॉ एंड ऑर्डर देखें, तमाम चीजें देखें। कराची के अगर हवाले से बात करते हैं आप, ओवरऑल तो मैं क्योंकि तासुब पे यकीन नहीं करता और मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, मगर बिलखुसूस कराची की बात इसलिए करता हूँ कि 67% टैक्स हम देते हैं। और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जिस एरिया से मैं हल्का 234 से लड़ रहा था, हल्का 234 के अंदर जो हमारा जो टैक्स जो पाकिस्तान को चलाने वाला 25% का दावेदार हूँ मैं, 25% का दावेदार हूँ। और उस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और उसके अतराफ में आबादी जो वहाँ पे उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करते हैं, उन लोगों का हशर देखें आप। बिल्कुल, आप वजह फरमाने, हल क्या है आखिर में ये बताएं। सर हल ये है कि एक हो जाएं, इस मुल्क के लिए एक हो जाएं, छोड़ दें तफरीक, छोड़ दें ये सारे एक एजेंडा। इस पे जब तक काम नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आने वाले बच्चे आपको बद्दुआएं देंगे कि हमें कौन सा पाकिस्तान दिया है। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक एजेंडा, एक हल, एक पेज पर सब जमा हो जाएं, पॉलिसी बनाएं ताकि काम हो सके, लाइन ड्रॉ हो सके, मौसमी मसाइल हल हो सके, वरना मसाइल जो के तू रहेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बात तो तय है, जब तक आप बिजली को सस्ता नहीं करेंगे, गैस को सस्ता नहीं करेंगे, आपकी सनतें नहीं चलेंगी। आपका जो मुआशी पहिया है वो इसी तरीके से डिस्टर्ब रहेगा। IMF के प्लान में होते हुए ना हम बिजली सस्ती कर सकते हैं, ना हम गैस सस्ती कर सकते हैं, ना हम किसी को सब्सिडी दे सकते हैं, बल्कि ना ही हम आइंदा आने वाले दिनों में भी इस प्लान पर कोई सब्सिडी या कोई रिलीफ प्लान पर अमल कर सकेंगे। तो ये बात तो तय हो गई कि आवाम का खून भी निचोड़ना है और सनतों का पहिया भी नहीं चलने देना है। एक तरफ सारिफ के लिए बिजली गैस मुस्तकिल महंगी हो रही है, दूसरी तरफ सनतकारों के लिए गैस और बिजली महंगी हो रही है। दोनों सेक्टर्स जो हैं, एक डोमेस्टिक सेक्टर और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो इंतहाई परेशान है। इसी आलम में अगर मैं बात करूं सालाना अहदाफ की, यानी एक्सपोर्ट का टारगेट हम अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, रेमिटेंस का टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर क्या अचीव कर पाएंगे। हम सिर्फ IMF के ऑर्डर्स अचीव करेंगे, IMF के दिए हुए टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से साल 2024 भी गुजर जाएगा। एक उम्मीद की किरण है और वो है SIFC और CPEC।
SIFC जो भी काम कर रही है, जो भी ये काउंसिल काम कर रही है, इसके दूरस्थ बहुत ज़बरदस्त नताइज हमें मिलेंगे। इस साल उम्मीद की किरण है कि हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारे प्रोग्राम में यूएई काउंसिल जनरल ने बहुत बड़ी खबर दी थी कि हम अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीनों में $20 अरब की सरमाकारी लेकर आ रहे हैं और SIFC से 90% हमारे मामला तय पा गए। तो SIFC का क़याम बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके नताइज फ़ौरी नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब चूँकि फ़ौरी नहीं आएंगे तो 3, 4, 5, 6 महीने जितने भी हैं ये हमारे बड़े सख्त होंगे। बिजली और महंगी होगी, गैस और महंगी होगी, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में और इजाफा होगा, क्योंकि IMF ने कहा कि पेट्रोलियम लीवी जो 60 रुपये है फ़ी लीटर पे, उसको बढ़ा के 70 रुपये कर दीजिए, ताकि मज़ीद टैक्स आप कलेक्ट कर सकें और आपका जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, गर्दिशी कर्जे हो गए, इनको आप कंट्रोल कर सकें। जाहिर सी बात है, जो आप IPPs के साथ मुआहदे कर बैठे हैं और इस हवाले से जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं, तो इससे गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 5,000 अरब रुपए से बढ़ गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने बिजली महंगी करनी है, गैस महंगी करनी है, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा करना है। हुकूमत के जो शाना अखराजात हैं सालाना, वो 18 से 20 अरब डॉलर पे पहुंच गए। इस पे कटौती की कोई बात ही नहीं हो रही। IMF इस पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई पॉलिसी इस पे आ नहीं रही। 18 से 20 अरब डॉलर किसी गरीब मुल्क की हुकूमत का खर्चा हो सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका मुल्क गरीब नहीं है, आपके मुल्क में करप्शन का निज़ाम है। तो अगर आप अपने शाना अखराजात को कम नहीं करते और इसका बोझ आवाम पे डालते जाएंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा करके, मुस्तकिल गैस की कीमतों में इजाफा करके, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा करके, तो ऐसे नहीं होगा। आप देख लीजिए, आप कंजप्शन के फिगर्स उठा लीजिए, बिजली का जो इस्तेमाल है वो कम हो गया है। इस जो पेट्रोलियम मसवाद की जो इस्तेमाल है वो कम हो गया है प्रोडक्ट्स का। तो ये इससे फिर बिजनेस इफेक्ट्स होते हैं, फिर इससे स्मगलिंग बढ़ती है आपके मुल्क में, और फिर जब स्मगलिंग बढ़ती है तो फिर आप जाहिर सी बात है, फिर मुल्क तो आपका चैरिटी और स्मगलिंग पे तो काफ़ी टाइम तक चलता रहा है, क्योंकि आपके पास तो इतने प्रॉब्लम्स में आप लोग आ गए थे। IMF राज़ी नहीं हो रहा था। गुज़िश्ता हमने हुकूमत में देखा था कि IMF तो आपसे राज़ी नहीं हो रहा था, क्योंकि आप उसके टारगेट से मीट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर वो एक वक्त आया कि हमने ये वक्त भी देखा। फिर मौजूदा आर्मी चीफ ने एक क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू किया मुल्क भर में, और बहुत सारे फंडामेंटल जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आई। तो अगर इसी तरीके से हालात चलते रहें तो आइंदा आने वाले दिनों में आप कुछ भी कर लें, स्मगलिंग कल्चर परवान चढ़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगी, हमारी GDP 2% तक रहेगी, मुल्क की मजमूई पैदावार की शरह सिर्फ 2% रहेगी हमारी। 3.5% का हमने टारगेट रखा है। 7% से कम हो किसी मुल्क की मजमूई पैदावार की शरह, तो करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती है। 2% पे हमारी GDP रहेगी। कहाँ खड़े हम? कर्जे हमारे सूद की अदायगियों के समेत, मजमूई कर्जे, मुकामी कर्जे और बैरूनी कर्जे, अगर मैं इन दोनों को मिला लूँ तो सूद की अदायगी भी अगर इसमें मैं शामिल कर लूँ तो 70,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए, $130 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। कहाँ खड़े हम? कर्जे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हमारा नीचे नहीं आ रहा। 22% खत्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है हमारा। और आइंदा वाले दिनों में अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारे मुल्क में तो ये एक फार्मूला है, बड़ा अजीब किस्म का फार्मूला है कि महंगाई बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो या अनचेंज रखो। ये भूल गए बढ़ाने वाले, कम करने वाले, कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, कैश ट्रेड है। यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम 100% काम नहीं करता। बहरहाल चैलेंजेस बहुत हैं। ओबूरी हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, मैं ओबूरी हुकूमत की कारकर्दगी को सराहता हूँ। मैं नहीं, IMF ने सराहा है, वर्ल्ड बैंक ने सराहा है, दीगर आलमी मालियाती इदारों ने सराहा है। परफॉर्मेंस अच्छी रही। SIFC जिस तरीके का काम कर रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके नताइज फौरी तौर पर हमें शॉर्ट टर्म नहीं मिलेंगे, लॉन्ग टर्म है, लेकिन बहुत आउट क्लास होंगे, इंप्रेसिव होंगे, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। ओबूरी हुकूमत ने इकदाम अच्छे किए, लेकिन सिस्टम, जो एक सिस्टम बना हुआ है ना हमारे मुल्क का, उस सिस्टम को कोई भी नहीं बदल सकता। मुख्तसर मुद्दत में ओबूरी हुकूमत तो क्या, आप तवील मुद्दत में कोई भी हुकूमत नहीं बदल सकती। इस सिस्टम को बदलने के लिए आपको खुद को हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम लोग पॉलिसी नहीं बनाते, हम IMF की पॉलिसी पर चलते हैं, और आइंदा आने वाले 3-4 सालों में हम IMF की पॉलिसीज़ पर ही चलेंगे, अपनी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते हम। और गलती से अगर हमने माजी में कोई पॉलिसी बनाई भी है तो उस पर हम अमल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आड़े आ जाती है। बहरहाल चैलेंजेस बहुत हैं। साल 2024 में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। बड़े पैमाने पे हमने बैरूनी अदायगियाँ करनी है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है चैलेंजेस हैं। FDI अगर आ जाती है, जो भी FDI लाने में कामयाब हो जाता है तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, अदरवाइज़ रिलीफ मिलना
आवाम को भी बहुत मुश्किल है, सरकार को भी बहुत मुश्किल है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा आने वाले दिनों में होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।